स्विच को ऑन करते ही बल्ब तो तुरंत जल जाता है, लेकिन क्या करंट की वैल्यू सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि और भी अदर फैक्टर्स है जिसके ऊपर करंट डिपेंड करता है? तो आइए आज हम कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 क्लास 12 के पार्ट 2 में। सीधे हम शुरू करते हैं वीडियो करंट डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से। हम लोगों ने बाकी कॉन्सेप्ट्स को अपने चैनल पे कवर किया हुआ है, जिसको कि आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था कि करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि करंट कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता बल्कि एक एवरेज डायरेक्शन होता है ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां पर करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया डायरेक्टेड नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन। अगर मान लीजिए हम किसी कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, मान लीजिए इस कंडक्टर को मैंने ऐसे काट दिया, तो ये जो एरिया बनेगा मेरा, एक जो सरफेस बनेगा स्लैंटिंग सरफेस, उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन, जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है करंट पर यूनिट एरिया डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन में जितना करंट पर यूनिट एरिया फ्लो करेगा उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? करंट डेंसिटी का यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम पर सेकेंड। अब करंट डेंसिटी तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट, सॉरी करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले हमको एक और टॉपिक दिया हुआ है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम 1 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो कंडक्टर के अंदर जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होता है इन द इलेक्ट्रॉन्स, उसको कहा जाता है आपका मोबिलिटी। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज डायरेक्शन ले रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन हम एक एवरेज डायरेक्शन लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी के लिए हमारे पास यूनिट क्या आएगा? मोबिलिटी के लिए हमारे पास यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा मीटर इंटू कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन सॉरी। तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया मोबिलिटी। एक्चुअली मोबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मोबिलिटी हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स कंडक्टर या फिर किसी भी चीज जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड हो या गैस हो, उसमें कितने आसानी से चार्जेस फ्लो करते हैं और कितना स्पीड एक्वायर करते हैं। अगर मोबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पर आसानी से चार्जेस फ्लो कर सकते हैं थ्रू आउट द कंडक्टर। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे वेक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो जैसा कि हम लोगों ने करंट डेंसिटी को डिफाइन किया, जे वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं I बाई ए, और I के लिए हमारे पास रिलेशन होता है NEA/VD डिवाइडेड बाय ए कर देंगे, ए कैंसिल हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज इक्वल टू NEVD। इसका मतलब है कि करंट डेंसिटी सिर्फ दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, N जो कि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कि हम चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, और VD के ऊपर डिपेंड करता है करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी मैंने इसी टॉपिक को बताया था। करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है NQAVD, जिसको अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, सॉलिड्स की बात करते हैं, तो इसमें चार्ज कैरियर होता है E, NEAVD फॉर्मूला हम लोगों ने CBSE की बुक्स में पढ़ा है या NCERT की बुक में। और अभी हम लोगों ने निकाला J होता है I बाई ए विच इज इक्वल टू NEVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी
के ऊपर करंट और करंट डेंसिटी दोनों डिपेंड करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसको कि नंबर डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी भी कहा जाता है। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, करंट डेंसिटी, रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ आप लोगों ने छोटी क्लासेस में क्लास 10th में स्टडी किया है, बेसिक्स तो वही हैं, लेकिन अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा। यह है ओम्स लॉ। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो यह ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होगी तो करंट की वैल्यू भी 0 होगी, और जिस मात्रा में करंट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शनली आपको करंट भी बढ़ता हुआ, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते हैं तो घटता हुआ मिलेगा। नाउ इसको भी हम कोरिलेट करके देखते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? ओम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पर हम यहां पर एक कांस्टेंट डालते हैं R, जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। इसकी वैल्यू हमको मिलती है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से। रेजिस्टेंस होता क्या है? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था कि जब एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, सपोज ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? आयंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आयंस कहां से आते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आसपास की थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एटम को लीव कर देते हैं, वैलेंस शेल को। तो जिस एटम को लीव कर दिए वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स लीव हो गए उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो बार बार ये टकराते हैं एटम्स के साथ, और हर टकराव के साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज होती है। तो यही जो टकराव का जो प्रॉपर्टी होता है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसी को हम जनरलाइज करें, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स या चार्जेस व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जब चार्जेस मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो इन दैट केस उनको जो ऑपोजिशन ऑफर होता है, उनको जो रुकावट ऑफर होता है, रुकावट होती है उनके सामने, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब आपको करंट कम मिलेगा, और रेजिस्टेंस कम है मतलब आपको करंट ज़्यादा मिलेगा। रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज V अपॉन I। V के लिए यूनिट होता है वोल्ट और I के लिए यूनिट होता है एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर की ये जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं ओम, और इस सिंबल से डिफाइन करते हैं। यदि हम 1 ओम को डिफाइन करना चाहें तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यदि किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो उसके रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कहते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ R इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V अपॉन डायमेंशंस ऑफ I। V क्या होता है? V होता है W बाय Q इंटू I। वर्क के लिए डायमेंशंस क्या होते हैं? सॉरी, वर्क के लिए डायमेंशन होता है mL2 t का पावर -2, चार्ज के लिए होता है AT, और करंट के लिए होता है A। इसको जब हम जमाते हैं तो mL2 t का पावर ऊपर जाके 1 जो है माइनस में आ जाएगा तो -3, और A का पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहां पर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस को समझा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज V अपॉन I।
पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो से हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसको एसआई सिस्टम में हम कहते हैं ओम। 1 ओम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 ओम इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, दैट इज जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को 1 ओम कहा जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोगों ने समझ लिया। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बाय द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डायमेंशन ऑफ आई से। मूव करते हैं अगले आगे की तरफ। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा बनता है? कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? अगर ये वर्ड आपको कहीं पर भी मिलता है तो इसका मतलब है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। नाउ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के लिए जो ग्राफ होता है, ओमिक कंडक्टर्स, सारे कंडक्टर्स जिसमें कि करंट फ्लो करता है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक टाइप को कहा जाता है ओमिक कंडक्टर, एक टाइप को कहा जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें ओम्स लॉ फॉलो करता है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन बाकी चीजें कुछ और ऐसे चार्ज को फ्लो करने वाले मटेरियल्स होते हैं जिसमें वी और आई के बीच में आपका रिलेशन लीनियर नहीं होता, बल्कि लीनियर के अलावा किसी और तरह का ग्राफ बनता है। तो ये कैसे मटेरियल्स में बनता है उसको हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। यहां पर हमको एक और चीज जो समझना है वो ये है कि सपोज अगर मैं ये वाला एंगल मेजर करता हूं तो इसकी जो tan वैल्यू होती है tan थीटा, इसको कहा जाता है स्लोप ऑफ ग्राफ। और अगर मैं स्लोप ऑफ ग्राफ को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं बाय द फॉर्मूला tan थीटा, तो इस ग्राफ में अगर मैं ग्राफ को कंप्लीट करूं तो ये v को रिप्रेजेंट करता है, ये i को रिप्रेजेंट करता है। tan थीटा इज डिफाइंड एज यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू v अपॉन i विच इज इक्वल टू r। तो यदि हमको ग्राफ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमको सिंपली उसका स्लोप कैलकुलेट कर लेना है। और स्लोप क्या होता है? tan ऑफ थीटा, जो एंगल ग्राफ बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या करंट एक्सिस के साथ, उसकी tan थीटा को हम कहते हैं स्लोप। और यदि हम लोगों ने tan थीटा निकाल लिया तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाता है ऑफ द कंडक्टर। अब इसी में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम एक बार समझते हैं। सपोज इसी ग्राफ में मैं आपको दो अलग अलग ग्राफ बनाकर देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक और ग्राफ बना लिया ऐसा। यहां पर मेरे पास दो ग्राफ बन गए, पहला बन गया ये वाला फर्स्ट और ये वाला बन गया सेकंड। इसके लिए एंगल को मैंने θ1 ले लिया, इसके लिए मैंने एंगल को θ2 ले दिया। तो क्या आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि केस नंबर 1 में या पहले कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि दूसरे कंडक्टर में? तो इसके लिए अगेन हम स्लोप का कॉन्सेप्ट लेते हैं। स्लोप, जिसका स्लोप कम है, जो कम झुका हुआ है, उसके लिए रेजिस्टेंस लेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। मतलब अगर थीटा छोटा है तो tan थीटा छोटा होगा, मतलब रेजिस्टेंस छोटा होगा। अगर थीटा की वैल्यू बड़ी है तो tan थीटा ज्यादा होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरीके से हम ग्राफ देखकर ये भी बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन से कंडक्टर के लिए कम है या कौन से कंडक्टर के लिए ज्यादा है। चलिए आगे मूव करते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस को अभी आप लोगों ने समझा। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज V अपॉन I, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। क्या हो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूं? सपोज मान लीजिए मैंने दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स ले लिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, और दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया सीरीज में। तो इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा 2V अपॉन I। तो सेकंड केस जो है उसमें हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। सिमिलरली क्या हो अगर मान लीजिए मुझे एक कंडक्टर दिया है जिसकी रेजिस्टेंस है R, जिसको हम V/I के रेशियो से निकालते हैं। अब मैंने इस कंडक्टर को आधा कर दिया, ये L था, कंडक्टर को बीच से काट के सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में जोड़ दिया। तो इस केस में न्यू रेजिस्टेंस R जो होगा, R हो जाएगा V अपॉन I
का हाफ। ये कैसे होगा, ये हम समझते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर लेंथ को हम लोगों ने आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस भी हो जाएगा R/2। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। उसके अलावा एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम कवर करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी में। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, R की वैल्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बार टकराएंगे हायर पोटेंशियल की तरफ चलने पर। जितनी ज़्यादा बार टकराएंगे मतलब उतना ज़्यादा अपोजिशन। तो यदि ज़्यादा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज़्यादा जगह होगी, तो रेजिस्टेंस कम होगा। दोनों को कंबाइन करने पर हमको मिलता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पर हम यहाँ पर एक कांस्टेंट डालते हैं जिसको बोलते हैं रो। रो इज इक्वल टू R/A/L। और ये जो क्वांटिटी होती है इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर रो इज इक्वल टू R/A/L होता है। इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, यदि मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिट 1 ले लूं और लेंथ को 1 ले लूं तो रो इज इक्वल टू R। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर में जितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहा जाता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ मटेरियल। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि लेंथ और एरिया को तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया है यूनिट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब इसके लिए यूनिट बना लेते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस के लिए हो जाता है ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर मीटर गेट्स कैंसल्ड, ये हो गया ओम इंटू मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लोगों ने बनाया, तो अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला बनाया था, डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको हम पढ़ते हैं डायमेंशनल फार्मूला फॉर, इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इंटू डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेंथ। मीटर ले लेते हैं सॉरी, या A/L ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने निकाला था तो हमको रेजिस्टेंस मिला था ML2 T⁻⁻2 -3 और A का पावर 2। इसमें हम एक और L मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ML3 T⁻³ और A का पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी मटेरियल को रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं या कॉन्सेप्ट समझते हैं तो रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टिविटी से हमको मटेरियल प्रॉपर्टीज को अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, 1/ρ का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। यदि रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगा, और यदि रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी भी यहाँ पर मटेरियल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेंथ और एरिया के ऊपर क्या डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब यहां तक हम लोगों ने ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हम लोगों ने रेजिस्टिविटी समझ लिया, रेजिस्टेंस समझ लिया, कंडक्टिविटी समझ ली। अब हम समझेंगे कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है और कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा कि जितना भी चार्ज फ्लो कराने वाले मटेरियल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ओमिक कंडक्टर्स, जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें कि ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ओम्स लॉ के लिमिटेशंस कहाँ कहाँ पर आते हैं हम देखते हैं। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन पहला होता है नॉन लीनियर VI रिलेशनशिप, जहां पर V और I के बीच में रिलेशन स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। जैसा कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं,
इसमें जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ओमिक कंडक्टर के ग्राफ को, लेकिन एक्चुअल में किसी कंडक्टर में ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। हायर टेम्परेचर्स पर V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह जाते, वोल्टेज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू करंट, इसलिए VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ये कब होता है? ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नॉर्मल कंडक्टर्स में भी देखा जाता है। उसके अलावा सेकंड लिमिटेशन होता है डायरेक्शन डिपेंडेंट करंट। डायरेक्शन डिपेंडेंट करंट से यहां पर हमारा मतलब है पोलैरिटी से। यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को इंटरचेंज कर दें तो करंट की वैल्यू नॉर्मल कंडक्टर्स में सेम आती है। एक छोटा सा डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है V, तो इसमें I करंट फ्लो करेगा। लेकिन यदि मैं इसी रेजिस्टर को टर्मिनल्स को चेंज कर दूं तो इन दैट केस ऑल्सो करंट का डायरेक्शन भले ही रिवर्स हो जाएगा, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा इन नॉर्मल कंडक्टर या नॉर्मल वायर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि V और I का जो रिलेशन है वो डायरेक्शन या पोलैरिटी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जिसमें से पहला केस आपका जो आता है वो आता है आपका डायोड्स। ये क्या होते हैं? ये आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है इसको हम लोग इस साल लास्ट चैप्टर सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कवर करेंगे, जहां पे हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि डायोड का वर्किंग कैसा होता है। यहां पर बस हमको ये समझना है कि जब फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस है। डायोड का पॉजिटिव जब हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड होता है, ये डायोड का पॉजिटिव होता है, ये डायोड का नेगेटिव होता है, तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस। जिस केस में हमको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, करंट मिलता है मिली एम्पियर्स के रेंज में, और हम प्रैक्टिकली यही मानते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा कंडीशन होता है हमारा रिवर्स बायस का, जिसमें कि हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस केस में करंट की वैल्यू बहुत कम मिलती है, माइक्रो एम्पियर्स में मिलती है, जिसको कि हम प्रैक्टिकली मानते हैं कि नो करंट इज फ्लोइंग। मतलब यहां पर पोलैरिटी को रिवर्स करने पर करंट की वैल्यू में ड्रास्टिक चेंज आता है और यहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो पहला केस डायरेक्शन डिपेंडेंट वाला कौन सा हो गया? हमारा एग्जांपल हो गया डायोड। कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड या थायरिस्टर, जिसमें कि आपका एक ही पोटेंशियल डिफरेंस एक ही करंट दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर मिलता है। जैसे यहां पर आप लोग अगर इस ग्राफ को स्टडी करें तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की V1 और V2 दोनों वैल्यू पर करंट की वैल्यू सेम मिलती है। तो ये होती है आपकी थर्ड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। पहला होता है नॉन लीनियर रिलेशनशिप, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है जिन चीजों में। दूसरा होता है पोलैरिटी का कंडीशन, पोलैरिटी चेंज करने पर करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। और तीसरे होते हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि सेम वोल्टेज पर आपको डिफरेंट वोल्टेज पर आपको सेम अमाउंट ऑफ करंट देंगे, जिसमें से एक एग्जांपल होता है गैलियम आर्सेनाइड GaAs, जो कि एक एलॉय होता है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि ओम्स लॉ जो है वो सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है। और ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसमें V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं वहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है और उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो चलिए अब अगले स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स में किस तरीके से आपके ग्राफ्स बनते हैं। जैसे कि ये पहला वाला जो ग्राफ है ये मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए। यहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, थर्मल एजिटेशन की वजह से कंडक्टर का जो कंडक्टर का जो लैटिस होता है या कंडक्टर के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, एटम्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन पर ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। कोलिशंस बिटवीन द एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। तो अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें रेजिस्टिविटी रो और टेम्परेचर T के बीच में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है रेजिस्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। और इसके लिए हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इज रेजिस्टिविटी एट नॉट या 0 डिग्री इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टी, जहां पे अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी।
इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। इसके बाद आता है एलॉयस। एलॉयस क्या होते हैं? एलॉयस आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइटम्स, सॉरी डिफरेंट मेटल्स या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है नाइक्रोम के लिए, नाइक्रोम एलॉय के लिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें बहुत कम फर्क पड़ता है रेजिस्टिविटी में विथ टेम्परेचर, नियरली कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। और यहाँ पर ये चीज़ आपकी हीटिंग एलिमेंट्स, जो घर में आप लोग आयरन या वाटर गर्म करने के लिए जो हीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उन सब में ये यूज़ होता है। इसका बहुत छोटा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अल्फा की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। तीसरी चीज़ होती है सेमीकंडक्टर्स, जिसको कि हम लोग क्लास 12 के लास्ट चैप्टर में कवर करेंगे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं टेट्रावैलेंट एटम्स, नेचुरल जो होते हैं, और कुछ सेमीकंडक्टर्स आपके आर्टिफिशियल भी होते हैं, जो कि दो मटेरियल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर एक्चुअल में होते क्या है? सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं लो टेम्परेचर पे जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ती जाती है इसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चार्ज कैरियर्स की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है विद टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर्स। तो टेम्परेचर बढ़ने पर फ्री चार्ज या चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल समराइज किया हुआ है कंपैरिजन के लिए। मटेरियल, कंडक्टर, एलॉय और सेमीकंडक्टर है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स में इंक्रीज करती है, एलॉयस में डिक्रीज करती है, और सेमीकंडक्टर में बहुत तेजी से डिक्रीज करती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, हाई पॉजिटिव, एलॉयस के लिए स्मॉल पॉजिटिव, और नेगेटिव होता है फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में, इस स्लाइड में समझते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। जैसा कि हम लोगों ने ओम्स लॉ की स्टार्टिंग के ही स्टेटमेंट में पढ़ा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आपकी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई के रेशियो में मिलेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बढ़ता जाए, जो कि नॉर्मली होता है, जैसे जैसे करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस की वजह से बार बार कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज होती है और कंडक्टर गर्म होने लगता है। तो गर्म होने के साथ साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बनता है? इसमें हम डिफाइन करते हैं अल्फा को। अल्फा इज डिफाइंड एज आर एट टी माइनस आर एट नॉट अपॉन आर एट नॉट इंटू डेल टी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सॉरी। तो अल्फा के लिए क्या होता है फॉर्मूला? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा के लिए यदि हम लोग यूनिट बनाने की कोशिश करें तो चेंज इन रेजिस्टेंस के लिए ओम, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के लिए ओम, और चेंज इन टेम्परेचर के लिए डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन। तो अल्फा के लिए ये जो यूनिट होता है वो होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब यहाँ पर हमको इसी को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको एक फॉर्मूला मिलता है रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर या 0 डिग्री टेम्परेचर। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हमको क्या समझाती है? ये हमको समझाती है कि किसी भी कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसकी रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होती है। कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। ये वाला हम लोगों ने स्लाइड कवर कर लिया है। इसमें हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को समझते हुए ग्राफ बनाते हैं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। तो कंडक्टर्स के लिए तेजी से बढ़ती है रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, एलॉयस के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और सेमीकंडक्टर में तेजी से डिक्रीज करती है रेजिस्टेंस। इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेते हैं। तो यहां पर हमको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जो कि नाइक्रोम यूज कर रहा है हीटिंग एलिमेंट। जब बहुत कम करंट फ्लो करता है तो इसका रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर पर
टी नॉट ले लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या T1 ले लेते हैं, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर रेजिस्टेंस जो है R1 की वैल्यू आपको दी हुई है 75.3 ओम्स, या शायद मिसप्रिंट हो गया, ये ओम होगा। When the toaster is connected to 230 वोल्ट सप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने दिया है 230 वोल्ट्स का। करंट सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू द स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.68। I2 की वैल्यू आपकी 2.68 एम्पियर की वैल्यू है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम? तो अगर हम लोगों ने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। सॉरी, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज इन्वॉल्व विच इज दिस मच। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू हमको दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल्सियस में तो हम सेल्सियस में ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं। हमको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास होता है R@T या R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। सिंप्लीफाई करते हैं तो R2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, R1 प्लस R1 इंटू अल्फा इंटू T2 माइनस T1। हमको T2 की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले R1 को ट्रांसफर करते हैं, R2 माइनस R1। उसके बाद इसको R1 को और अल्फा को नीचे ले आते हैं, तो यहां पर हमको मिल जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इनिशियल टेम्परेचर T1 हमको दिया हुआ है, R1 की वैल्यू हमको दी हुई है, अल्फा की वैल्यू हमको दी हुई है। R2 विल बी इक्वल टू V बाय I2। ये हो जाएगा हमारा 230 अपॉन 2.68। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलता है 85.8 के आसपास की वैल्यू। सारी वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। T1 की वैल्यू है 27 प्लस R2 की वैल्यू है 85.8, R1 की वैल्यू है 75.3 अपॉन अल्फा की वैल्यू है आपकी 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ और R1 की वैल्यू है आपकी 75.3। इसको पूरा सॉल्व करने पर हमको मिलता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 820। तो फाइनल वैल्यू जो हमको मिलती है वो मिलेगी 847 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं नाइक्रोम वायर में तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और फाइनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका 847 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। कैसे बनता है? इसके लिए हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। इसको सिंप्लीफाई करके T2 के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें एक अननोन वैल्यू थी R2। तो R2 के लिए हमको कंडीशन दिया हुआ था V और I का। इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर हमको R2 मिल गया, जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमको ये वाली जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसकी वैल्यू 820 मिली और फाइनल वैल्यू 847 मिली। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये क्या होता है? ये एक तरह का थर्मोमीटर होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। बहुत हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर को यूज करने के लिए मेजर होता है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। आइस पॉइंट पर ये ओम है, ये भी ओम है। आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आइस पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसकी रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू आपको दी हुई है 5 ओम। इसको आप R0 भी ले सकते हैं। सिमिलरली स्टीम पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो R@100 आपके पास हो गया 5.23 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर इज इतना। रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर आपको 5.795 दिया हुआ है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ का टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे R800 इज इक्वल टू R8 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। ठीक है, अब इसके आगे और तो कुछ नहीं दिया है, कुछ क्वेश्चन में कमी है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर। अब R8T इज इक्वल टू R8 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी इन फर्स्ट केस, यहां पर डेल टी इन सेकेंड केस। अल्फा की वैल्यू हमको दी नहीं हुई है, तो अल्फा को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। यहां पर जो डेल टी है उसकी वैल्यू होगी हमारी 100 माइनस 0। फाइनल टेम्परेचर 100 है, इनिशियल टेम्परेचर 0 है। यहां पर हमारा हो जाएगा डेल T2 की वैल्यू T2। यहां पर हो जाएगा, मान लीजिए T ले लेते हैं हम टेम्परेचर को, T माइनस इनिशियल टेम्परेचर 0 ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो R800 इज इक्वल टू R8 प्लस R8 इंटू अल्फा इंटू 100 माइनस 0। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो R800 माइनस R8। इसको मैं शुरू से एक बार फिर से आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। R800 इज इक्वल टू R8 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100 माइनस 0। R800 इज इक्वल टू R8 ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं प्लस R8 इंटू अल्फा इंटू 100, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली R8T इज इक्वल टू R8 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 0। तो यहां पर से हमारा फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन करते हैं, R8 प्लस R8 अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू R8T। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो R800 माइनस R8 इज इक्वल टू R8 इंटू अल्फा इंटू 100। अल्फा की वैल्यू दी नहीं हुई है तो अल्फा को हमको एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा R8T माइनस R8 इज इक्वल टू R8 इंटू अल्फा इंटू टी। दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमको R8 और अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा। T स्मॉल t इज इक्वल टू 100 टाइम्स R8T माइनस R8 अपॉन R800 माइनस R8। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। R8T हमको कितना दिया हुआ है 5.795 माइनस R8 हमको दिया हुआ है 5 अपॉन R800 हमको दिया हुआ है 5.23 माइनस R8 हमको दिया हुआ है 5 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको टेम्परेचर की वैल्यू मिलती है अप्रोक्सीमेटली 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको अल्फा नहीं दिया हुआ था तो अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने इस फॉर्मूले को जमा लिया, R8 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए। एक इक्वेशन बन गया R800 माइनस R8। उसी तरीके से यहाँ पर भी R8 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो R8T माइनस R8 और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा एक इक्वेशन बना T इज इक्वल टू R8T माइनस R8 अपॉन R800 इंटू R8 इंटू 100, जिसको सिंप्लीफाई करने पर हमको टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम मिलता है 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, रेजिस्टेंस समझ लिया, आज हम लोगों ने रेजिस्टिविटी समझ ली, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी समझ ली, उसके अलावा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है और उसके न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आज की वीडियो में आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को चेकआउट करें। जो टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम और इम्प्रूव कर सके आपके वीडियोस के लिए और आपके साथ आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आखिरी तक बने रहें, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपको मदद करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल।